हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में। हम आपके लिए जो मॉडल सेट क्वेश्चन तैयार किए थे उसका आज सेट 4 का जो बचा हुआ सवाल था यानी कि सेक्शन सी वो कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, इससे पहले सेट 1, सेट 2, सेट 3 का जैक द्वारा जो जारी किया गया मॉडल सेट पेपर था वो सारे कंप्लीट है और वो सारे एक ही वीडियो में थे। लेकिन सेट 4 में टाइम के कमी के वजह से हम उस दिन सेक्शन बी तक ही कंप्लीट कर दिए थे, यानी कि सेक्शन सी आपका कंप्लीट नहीं था। तो इस वीडियो में आपका सेक्शन 4 का पार्ट सी यानी कि सेट 4 देखो शायद हम मिस्टेक करते हैं बोलने में। सेट 1, सेट 2, सेट 3 हो चुका है। जो सेट 4 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं था, सेक्शन ए सेक्शन बी कंप्लीट था। आज हम आपका सेक्शन सी कंप्लीट करेंगे, किसका? सेट 4 का। ठीक है, तो सेट 4 का यानी कि दो पार्ट होगा। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किया गया है और पार्ट 2 में आपका 15 टू 19 सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा, क्योंकि और भी आपको सूचना बता देना चाहते हैं। इससे पहले हम टर्म 2 के जो सिलेबस है उसमें आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट है, आपका वेक्टर कंप्लीट है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कंप्लीट है और मॉडल सेट पेपर और ऑर्डर डिग्री जो चैप्टर 9 से जो सवाल आने वाले वो भी कंप्लीट करा दिए जा चुके हैं। तो चलिए अब वहाँ हमारे इस डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट सारे मिल जाएंगे। तो फिलहाल चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी, ये सेट 4 होगा। सेट 4 का सेक्शन सी देखिए, इसमें थोड़ा सा हम एक बात बता देना चाहते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं सेट 4 में, थोड़ा उसको सुधार लीजिएगा। इंटीग्रेशन करते वक्त थोड़ा 4 के प्लेस पे 3 लिखा गया है गलती से। थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, क्या कीजिएगा। देखिए, जो 15 नंबर जो सवाल है वो आपका आई इक्वल टू है, मान लेंगे सॉल्यूशन आई इक्वल टू क्या होगा, है आपका एक्स बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2 dx। ठीक है, अब आप ही बताइए ये पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, क्योंकि अगर नीचे को पूरे प्रोडक्ट फैक्टर को यदि प्रोडक्ट कर देंगे तो नीचे भी एक पॉलिनोमियल आएगा और ऊपर भी एक पॉलिनोमियल आएगा। और ये जो है एक प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है, तो हमें इम्प्रॉपर रहता तो दिक्कत था, प्रॉपर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके ये जो हमारा इंटीग्रेंड है इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में आपको बता चुके हैं। तो लेट करते हैं एक्स बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2, क्या करते हैं कैपिटल ए बाई एक्स माइनस 1 एक बार लिखेंगे प्लस फिर कैपिटल बी बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, मतलब जितना भी पावर जाएगा ना, पावर जितना है उतना तक जाते हैं। अगर क्यूब आता तो सी बाई एक्स माइनस क्यूब करते हैं, तो ये खत्म हो गया प्लस सी बाई एक्स प्लस 2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या होता है कि एक्स बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एक्स प्लस 2 इक्वल टू आएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 एलसीएम में आएगा ए, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको अगर डिवाइड देते हैं तो हमारा बचेगा एक्स माइनस 1। ठीक है, और ये बच जाएगा एक्स प्लस 2। बी के साथ मल्टीप्लाई होगा आपका एक्स प्लस 2 और प्लस सी के साथ हो जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो जाता है तो आपका बचता है x इक्वल टू ए एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 2 प्लस सी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब पुटिंग करेंगे। देखिए, अब हम x का वैल्यू एक बार a को 0 करेंगे, एक बार b को 0 करेंगे और एक बार c को 0 करेंगे। इस तरह से हम a और b का वैल्यू फाइंड करते हैं। अब आप ही समझिए, मान लीजिए हम इसको 0 करेंगे तो बाकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा। तो पुटिंग, मान लीजिए इसको 0 करते हैं तो x का वैल्यू 1 रख देते हैं, x इक्वल टू 1 इन 2, तो क्या होगा 1 इक्वल टू a। यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये पूरे ही 0 हो जाएगा।
प्लस बी, 0 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस सी, एक्स का वैल्यू 1 रख रहा है ना, तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2, और जब हम 1 रख रहे हैं x का वैल्यू यदि हम 1 रखेंगे तो आपका मिलेगा 1 प्लस 2 प्लस सी 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a1 इक्वल टू, ये तो पूरा ही 0 बच हो गया, यहाँ पे बचेगा 2b, ये वो भी 0 हो गई, यानी कि जो b का वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 2b इक्वल टू आ गया हमारा 1, यानी कि b का वैल्यू आ गया आपका 1/2। चलिए b का वैल्यू 1/2 आ चुका है। ठीक है, एक चीज़ हो गया, यहाँ तक लिख लीजिए। अब देखिए, अब x का वैल्यू कुछ और पुटिंग करेंगे, x का वैल्यू कुछ और पुटिंग करेंगे। क्या पुटिंग करेंगे सोचिए ज़रा कि कुछ 0 आ जाए। x का वैल्यू एक बार -2 पुटिंग करते हैं, -2, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अगर इसको 0 किए तो -2 इक्वल टू a, यहाँ पे हो जाएगा -2 -1 इंटू -2 प्लस 2 प्लस b, यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस 2 प्लस c -2 -1 का होल स्क्वायर। तो ये होता है -2 इक्वल टू हो जाएगा -3a, a इंटू -3, और ये हो जाएगा इंटू 0 प्लस b इंटू 0, और यहाँ पे हो जाएगा c, और -2 -1 -3 का होल स्क्वायर, यानी कि c इंटू 9 हो जाएगा। ठीक है, तो -2, ये भी 0 वो भी 0, यानी कि हो जाएगा 9c, यानी कि c का वैल्यू आ जाएगा -2/9। ठीक है, c का वैल्यू कितना आ गया, -2/9। अब हमको तो b का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो b का वैल्यू फाइंड करने से पहले आप पहले इसको लिख लीजिए। अब b का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, b का वैल्यू फाइंड करने के लिए एक बार इसको 0 करेंगे, और ये 0 तभी होगा जब x का वैल्यू 1 और एक बार -2 रखेंगे, और दोनों ही वैल्यू रखा जा चुका है, क्योंकि ये दो ही केस में 0 आ सकता है ना, जब x का वैल्यू 1 रख सकते हैं या तो x का वैल्यू -2 रख सकते हैं, तो दोनों तो रख चुके हैं। इसका भी सेम केस है। तो जब भी अंतिम केस होगा कि कोई 0 नहीं होगा, दो वैल्यू निकल चुका होगा, तो उस केस में आप खुद से भी अपने से कुछ एक, जो लास्ट वाला केस बचता है ना, जब कोई 0 नहीं होता है, तो अपने से कोई भी एक नंबर रख लीजिए, कोई भी एक नंबर, क्योंकि बहुत सारे रख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अपने से अंदाजे कोई भी नंबर, छोटा सा नंबर रखिए जहाँ पे ये 0 नहीं होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू अब 0 ही रख देते हैं, जो कि सबसे छोटा हो जाएगा, कैलकुलेशन हार्ड नहीं होगा। बाकी आप बड़ा से बड़ा वैल्यू भी रख सकते हैं, तो इससे जितना छोटा हो सके वो वैल्यू जो पहले रखा नहीं गया है। ठीक है, तो a 0 - 1 इंटू 0 प्लस 2 प्लस b, 0 - 1 0 प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 2 प्लस c 0 - 1 का होल स्क्वायर। तो 0 इक्वल हो जाएगा a यहाँ पे हो जाएगा -1 इंटू 2 प्लस 2b -1 का होल स्क्वायर प्लस c। तो 0 इक्वल टू यहाँ पे आएगा -2a 0 इक्वल टू हो जाएगा -2a और प्लस 2b प्लस c। अब 0 इक्वल टू आ जाएगा -2a प्लस 2, b का वैल्यू है 1/2, वो वाला वैल्यू रखना है जो फाइंड किया ना, b का वैल्यू 1/2, और c का वैल्यू है -9/2। तो ये हमारा कैंसिल हो जाता है, तो 0 इक्वल टू आ रहा है -2a प्लस 1 -9/2।
तो 0 इक्वल टू, तो -2a, ये 2a हो जाएगा, इक्वल टू आ जा रहा है इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे तो ये होगा -7/2। तो a का वैल्यू आ जा रहा है -7/4। तो a का वैल्यू आ गया -7/4। ठीक है, फटाफट यहाँ से नोट कर लीजिए। अब क्या होगा कि पुटिंग करेंगे, पुटिंग a इक्वल टू -7/4, b इक्वल टू 1/2 एंड c इक्वल टू -9/2 इन 1। तो इक्वेशन 1 कैसा था, x/x-1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2। a का वैल्यू है -7/4, a का वैल्यू -7/4/x-1 प्लस b के प्लेस पे b का वैल्यू 1/2 और इसका है x-1 का होल स्क्वायर प्लस c का वैल्यू होगा, c का वैल्यू है, a का वैल्यू -7/4, b का वैल्यू 1/2, c का वैल्यू है -9/2/x प्लस 2। ठीक है, तो इसका वैल्यू यदि लिखना चाहेंगे तो -7/4 x-1 प्लस 1/2 x-1 का होल स्क्वायर -9/2 x प्लस 2। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन जो हमें करना था x/(x-1) का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 dx का करना था। तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे, -7/4 x-1 प्लस 1/2 x-1 का होल स्क्वायर -9/2 x प्लस 2 dx ये वैल्यू था। तो -7/4 1/x-1 dx प्लस 1/2, देखिए ये वैल्यू 1/x-1 का होल स्क्वायर है dx -9/2 1/x प्लस 2 dx। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि इक्वल टू -7/4 1/x-1 dx प्लस 1/2, इसको ऊपर ले जाएंगे तब ना इंटीग्रेशन होगा। इसका पावर तो 1 है, इसका पावर 1 है, सबका सब log x प्लस 2 में हो जाएगा, लेकिन इसको तो ले जाना पड़ेगा ना, x-1 का -2 और dx -9/2 1/x प्लस 2 dx -7/4 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x-1 प्लस 1/2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा पावर में एक जोड़ेंगे -1, पावर में एक जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा बाय -1 -9/2 log x प्लस 2 प्लस c। तो ये चीज होता है -7/4 log x-1 -1/2, ये -1/2 इसको 1/x-1 लिख सकते हैं -9/2 log x प्लस 2 प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, फटाफट लिख लेना। देखिए ये जो सवाल है इसको भी हम पार्शियल फ्रैक्शन से बना सकते हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज 7.4 जैसा ही है, जैसा भी बना सकते हैं। ऊपर एक लीनियर इक्वेशन है और नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या नीचे वाले के डिफरेंशिएशन ऊपर वाला आ सकता है? नहीं आ सकता है, तो फिर इसको फॉर्मूला में ही यूज करना होगा। ठीक है, तो इसमें लेट करते हैं न्यूमरेटर बराबर x प्लस 3 इक्वल टू होता है
ए डी बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस बी। नेक्स्ट x प्लस 3 का जो वैल्यू आएगा ये a, यहाँ पे होगा 2x माइनस 2 प्लस का b। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहाँ भी हम x का वैल्यू a को 0 करेंगे, यानी कि x का वैल्यू 1 रखेंगे। पुटिंग x इक्वल टू 1 इन 1, तो 1 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा a, 2 इंटू 1 माइनस 2 प्लस b, यानी 3 प्लस 1 4 इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b, मतलब b का जो वैल्यू आया वो आया आपको 4। ठीक है, अब पुटिंग करेंगे। अब तो ये 0 नहीं हो सकता, इसलिए अंदाजे कुछ भी वैल्यू रख देंगे, छोटा से छोटा वैल्यू। पुटिंग x इक्वल टू 0 कर देते हैं इन 1 पे। ठीक है, तो 0 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा a, 2 इंटू 0 माइनस 2 प्लस b, 0 प्लस 3 इक्वल टू a, 2 इंटू 0 माइनस 2 प्लस b, तो 3 इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 2 प्लस b, यानी कि 3 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2a प्लस b। अब देखिए b का वैल्यू 4 आया है, 3 इक्वल टू माइनस 2a, b का वैल्यू प्लस 4 रख देते हैं, तो ये माइनस 2a को इस पर लाएंगे तो हो जाएगा 2a इक्वल टू 4, ये उस पर जाएगा तो माइनस 3, तो 2a इक्वल टू आ जाएगा 1, तो a का वैल्यू आ गया 1/2। तो पुटिंग a इक्वल टू 1/2 एंड b इक्वल टू 4 इन 1। तो देखिए इक्वेशन 1 में देयरफॉर जो वैल्यू आता है, तो इक्वेशन 1 में क्या आएगा, x प्लस 3 इक्वल टू a का वैल्यू आ गया हमारा 1/2, 2x माइनस 2, 1/2 2x माइनस 2, और b का वैल्यू है आपका 4। नाउ i इक्वल टू क्या था, x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ठीक है, लिख लेना जल्दी से। देयरफॉर i इक्वल टू x प्लस 3 का वैल्यू कितना, 1/2, 2x माइनस 2 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। देखिए ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से भी बनता, ठीक है, आपकी मर्जी, आप जिससे भी बना सकते हैं। तो 1/2 2x माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ये हो जाएगा dx। इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, इसके नीचे इसको लिखे, फिर इसके नीचे इसको लिखे। ठीक है, अब इसके अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 2x माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx, प्लस इसका कांस्टेंट 4 है, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। देखिए इसमें नीचे वाला को लेट करेंगे तो ऊपर वाला कट जाएगा, तो पुट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू टी, तो 2x माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा dt बाई dx, तो dx इक्वल टू dt बाई 2x माइनस 2। इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है तो इसको फॉर्म में लाना रहता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर में लिखेंगे 2 इंटू एक्स, बी का वैल्यू कितना रखेंगे 2x होगा 1 ही होगा, प्लस क्या होता है बी स्क्वायर यानी कि प्लस 1 इसको ऐड करेंगे, तो प्लस 1 इसको ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना होगा माइनस 5, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6, यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 को लिख सकते हैं रूट 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, जल्दी 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 लिख लेना। Therefore I इक्वल टू 1/2, यहाँ पे 2x माइनस 2 बाई, इसको तो t माने हैं और dx का वैल्यू आ गया है dt बाई 2x माइनस 2 प्लस 4, इसका जो वैल्यू है वो है x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर dx। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है वो यूज होगा, क्या फॉर्मूला होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है 1 डी एक्स का 1/2a लॉग x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस का c होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/t बचा तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा 1/2a, देखिए x के प्लेस पे x माइनस 1 है और a के प्लेस पे रूट 6 है, तो 1/2a यानी कि 1/2 रूट 6 log x माइनस a यानी कि x माइनस 1 माइनस रूट 6 बाई एक्स प्लस 1 प्लस रूट 6 प्लस का c, तो 1/2 log t का वैल्यू कितना था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और ये कैंसिल हो जाएगा यानी कि प्लस 2 बाई रूट 6 लॉग x माइनस 1 माइनस रूट 6 बाई एक्स प्लस 1 प्लस रूट 6, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपका ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दिया हुआ, देन फाइंड द फ्लोइंग, जो कुछ क्वेश्चन पूछा गया वो बताना है। नंबर 1 में आपको बोल रहा है कि आप 3a वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वैल्यू बताइए, तो ये कौन सा बड़ी बात है 3a वेक्टर, 3a वेक्टर के प्लेस पे ये वैल्यू रखेंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस बी वेक्टर यानी कि आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, तो 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप प्लस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, तो 3i कैप प्लस i कैप 4i कैप, 3j कैप माइनस j कैप प्लस 2j कैप, 3k कैप माइनस k कैप प्लस 2k कैप, ये हो जाएगा आपका आंसर। नंबर 2 में ये आपको पूछ रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू, तो वेक्टर का वैल्यू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट बी वेक्टर का वैल्यू है आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, तो आई कैप डॉट आई कैप हो जाएगा 1 प्लस जे कैप माइनस 1 और ये भी हो जाएगा -1, यानी कि आ गया -1, ये हो गया आंसर। नंबर 3 पूछ रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर का वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, तो ये हो जाएगा आई जे के और 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1। ठीक है, तो इक्वल टू क्या होगा आई कैप बार होगा ये और ये मल्टीप्लाई होगा,
-1 और इधर से जब होगा तो -1, एक और माइनस आता है यानी कि +1 माइनस जे कैप, इसको छोड़ देंगे -1 इंटू -1 1 -1 और 1 इंटू 1 -1 प्लस के कैप, ये हो जाएगा -1 -1, तो ये हो जाएगा 0 आई कैप +2 जे कैप -2 के कैप, तो ये हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है ए स्क्वायर। चलिए यहाँ तक जल्दी से लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। नंबर 4 में क्या पूछा है, ए स्क्वायर का वैल्यू। ए स्क्वायर यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि फाइंड करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 3, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, नंबर 5 बोल रहा है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऑन बी वेक्टर बोला यानी कि उसका मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगा। तो ए डॉट बी, ए वेक्टर का वैल्यू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट बी वेक्टर का वैल्यू होगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो यानी कि 1 आई कैप इंटू आई कैप 1 प्लस जे कैप माइनस जे कैप होगा -1 और प्लस के कैप माइनस के कैप हो जाएगा -1 बाय 1 प्लस 1 प्लस 1 और एक आंसर यानी कि -1 बाई √3, ये हो गया आपका आंसर। तो नंबर 17 कंप्लीट है यहाँ तक। अब चलते हैं नंबर 18 की ओर, पहले यहाँ तक लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो थोड़ा आपको एग्जाम में मतलब आसान तो है लेकिन बच्चा समझ नहीं पाता और गलती कर बैठता है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 18 में 2 इक्वेशन दिया हुआ है और उनका शॉर्टेज डिस्टेंस पूछा है और आप शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन ये है कि पहले तो आपको पता लगाना होगा कि ये जो लाइन है पैरेलल है कि स्क्यू है। हम आपको बताए थे कि ये दोनों वेक्टर यदि सेम है तो वो होता है पैरेलल, और ये दोनों अगर ये और ये अगर अलग अलग है तो वो होता है स्क्यू। आप कहेंगे सर ये और ये तो अलग अलग है, मगर अलग अलग है दैट मीन्स ये क्या होना चाहिए, स्क्यू होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये प्रोपोर्शनल है, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप है। दैट मीन्स अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो इसी के जैसा आ जाएगा। तो आप हड़बड़ी से क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, बार बार कह रहे हैं। बी वेक्टर यदि सेम नहीं है तो पहले अगर देख लीजिएगा कि क्या कुछ कॉमन निकालने से दोनों बी वेक्टर क्या सेम आ सकता है। अगर आता है तो आपका पैरेलल वाला ही फॉर्मूला यूज होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसा नहीं है जब भी आप एग्जाम लिखने के लिए बैठेंगे तो बी वेक्टर यदि कॉमन पहले देखना है कि बी वेक्टर सेम है कि नहीं है। अगर सेम है तब तो पैरेलल वाला ही लगेगा, अगर सेम नहीं है तो देखना है कि क्या कॉमन निकालने से सेम आ सकता है। तो अगर कॉमन निकालने से भी सेम नहीं आएगा तो उस केस में स्क्यू वाला होगा, लेकिन ये कॉमन निकालने से सेम हो जाएगा, इसीलिए ये दोनों अलग अलग होने के बावजूद भी पैरेलल वाला ही फॉर्मूला यूज होगा। तो नंबर 1 ये हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 आई कैप जे कैप माइनस के कैप प्लस 2 म्यू, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप हो जाएगा। दैट मीन्स आर वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप
प्लस 2 म्यू को हम लिख सकते हैं म्यू, भाई दोनों मल्टीप्लाई होके तो कांस्टेंट ही ना हो जाएगा, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। तो सिंस both lines are parallel, क्योंकि ये दोनों सेम है, therefore comparing one with one and टू with वन को किससे करेंगे, आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, क्योंकि पैरेलल है तो b1 b2 तो अलग अलग नहीं होगा, एंड आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर, क्योंकि पैरेलल है तो b और b तो सेम ही रहेगा, वी गेट। तो a1 वेक्टर का वैल्यू है आपका आई कैप प्लस जे कैप, और b वेक्टर का वैल्यू है आपका 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। एक बार यही क्वेश्चन 2019 में सेम था कि नहीं पता नहीं, ऐसा ही था और बच्चा लोग का कन्फ्यूजन हो गया था, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं था और बहुत कोई स्क्यू वाला लगा के आ गया था। तो बहुत ध्यानपूर्वक आपको एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है। तो a1 वेक्टर इक्वल आई कैप प्लस जे कैप, बी वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और a2 वेक्टर का वैल्यू आएगा, a2 वेक्टर का वैल्यू आएगा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। और यहाँ भी तो बी वेक्टर वही आएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो देयरफॉर a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप माइनस a1 वेक्टर का वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप। तो 2i कैप माइनस आई कैप हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप, और ये माइनस जे कैप, 0 जे कैप माइनस के कैप तो है ये नहीं तो माइनस के कैप ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन इज क्या होगा, d इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये होता है फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं, जब दो लाइन स्क्यू होते हैं तो उसका अलग फॉर्मूला है। तो बी वेक्टर का वैल्यू है आपका, बी वेक्टर का वैल्यू है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का वैल्यू है आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस के कैप बाय इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे बी वेक्टर का। तो बी वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो ये है बी वेक्टर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है ये तो मैग्नीट्यूड का काम करेगा, यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप क्रॉस प्रोडक्ट है, तो 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 1 1 1 0 माइनस 1 बाय नीचे, और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और ये जो दिए हैं ये बाहर वाला है, ठीक है। और ये चीज़ हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो होता क्या है कि
डिटर्मिनेंट आई कैप तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 0 माइनस जे कैप वाला हम इसको छोड़ेंगे तो 2 इंटू -1 -2 और ये हो जाएगा -1 प्लस के कैप तो के कैप करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 बाय √6 का मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा आई कैप माइनस -3 और ये +3 जे कैप प्लस के कैप बाय √6 का मैग्नीट्यूड, यानी कि 1/√6 आई कैप प्लस 3/√6 जे कैप प्लस 1/√6 के कैप। देखिए अगर ऐसा इतना ही आंसर, बहुत कोई स्टूडेंट यहीं तक आंसर छोड़ देता है, गलत हो जाएगा। डिस्टेंस है भाई, ये आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में कैसे रहेगा, यानी कि ये जो है उसका मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो 1/√6 का होल स्क्वायर प्लस 3/√6 का होल स्क्वायर प्लस 1/√6 का होल स्क्वायर, 1/6 प्लस 3/6, 1√6 और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3/6 प्लस क्या हो जाएगा 1/6। तो 6 लेंगे एलसीएम तो 1 प्लस 3 प्लस 1 √5/√6। ठीक है, देख लीजिएगा, कहीं कभी हो सकता है थोड़ा कैलकुलस में थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो जाता है, थोड़ा अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका आंसर। हाँ मिस्टेक तो हुआ ना, यहाँ पे 9 हो जाएगा ना। तो 11 आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपका एलपीपी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एक देखने को मिलते हैं। ठीक है, सॉल्व द एलपीपी ग्राफिकली, जैसे कि आपको क्वेश्चन में पता होगा, मिनिमाइज बोला गया है कि 18x + 10y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स 4x + y > 20, 2x + 3y > 30 और x, y जो है ये आपका 0 से > है। ठीक है, तो इसको भी जैसे कि इससे पहले वाले जो सवाल बनाते थे तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो है ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, या तो क्वेश्चन नंबर 19 खुद से बना लीजिएगा। ऐसा तो हम बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको बना चुके हैं कि बना देंगे, थोड़ा टाइम भी नहीं है। तो चलिए फटाफट कर ही देते हैं। देखिए वैल्यू टेबल निकालेंगे, वैल्यू टेबल ऑफ 3। तो 3 का यदि हम वैल्यू टेबल फाइंड करेंगे तो x y, तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू आ जाएगा 20, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू आ जाएगा 5। और वैल्यू टेबल निकालेंगे, टेबल 3 का 4 का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो x y तो यहाँ पे x y तो 4 में से जब x का वैल्यू 0 करेंगे तो 3y = 30, यानी कि y का वैल्यू आ जाएगा 10। जब y का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 15। अब देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे 10 तक पूछा ना,
कहाँ तक है? 5। ठीक है, ये है वाई डैश, ये एक्स डैश। ठीक है, इधर होगा -5 तो इधर भी होगा -5। ठीक है, जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 20, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू है 20, ये एक यहाँ पे आएगा, और x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू 0, 5,0 ये यहाँ पे आएगा। एक लाइन ऐसे बना। ठीक है, इसका जो इक्वेशन है वो है आपका 4x + y = 20। नेक्स्ट, जब x 0 तो y 10, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 10, और जब x 15 तो y 0, ये 15,0। तो यहाँ से हम जब ये वैल्यू को हम इसको मिलाते हैं तो ये वाला हो जाएगा 2x + 3y = 30। ठीक है, अब देखिए हम और x = 0 y एक्सिस का इक्वेशन होता है। यहाँ भी दो इक्वेशन दिया ना, x, y = 0 और y = 0, इसका आ जाएगा। ठीक है, तो पुटिंग x = 0 एंड y = 0, इन कहाँ पे रखेंगे? 1 पे रखेंगे। ट्रू फॉल्स चेक करेंगे तो 0 + 0 हो जाएगा > 20। तो कहता है कि 0 > 20 है, तो ये तो फॉल्स है ना, 0 बड़ा 20 छोटा, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा, विच इज फॉल्स। यानी कि ये वाला जो इनइक्वालिटी है 4x + y = 20, ये जो 4x + 20 है, इसका ये ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं किया। तो ये वाला लाइन पर जब हम x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 रखें, यानी कि यहाँ वाला, तो ये सेटिस्फाई नहीं किया, यानी कि इसका जो साइडेड रीजन होगा वो ओरिजिन की ओर नहीं होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, यानी कि ओरिजिन से दूर होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 इक्वेशन 2 में रखेंगे। पर देखिए यहाँ तक ये वाला एक बार लिख लीजिएगा, ये एक बार लिख लिए। अब इसको लिखने के बाद अब इक्वेशन 2 इनइक्वालिटी 2 में रखेंगे, तो यहाँ भी सेम केस होगा। यहाँ भी 30 है तो यहाँ भी आ जाएगा व्हिच इज फॉल्स, देयरफॉर शेडेड रीजन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, चलिए यहाँ से फटाफट लिख लीजिए। तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन यानी कि ये इस तरह से होगा। अब देखिए, अब इसका होने के बाद इसका और x > 0 है, x = 0 इसका है, तो सिंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये होने के बाद x, y > 0, तो x का वैल्यू भी 0 से बड़ा है, यानी कि इसका भी इधर आएगा, और y का वैल्यू भी 0 से बड़ा है, यानी कि इसका भी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यदि सबका कॉमन क्षेत्र देखेंगे, देखिए ये भी इधर जा रहा है, 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 तो इसका ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो होगा, ये सबका आ रहा है ना, सबका सॉल्यूशन क्षेत्र आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला एरिया सबका सॉल्यूशन क्षेत्र आ रहा है, तो यहाँ तक लिख लीजिए। अब देखिए ये वाला होगा उसका फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट, ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है, ये मान लेते हैं सी है। अब देखिए, क्या आपको इसका कॉर्नर पॉइंट पता है? नहीं पता है ना, इसको हम यहाँ पे बी लिख देते हैं। इसका कॉर्नर पॉइंट का वैल्यू आपको पता नहीं है, तो इन दोनों को देखिए, ये वाला कोना वाला पॉइंट तो है आपका 15,0 और ये वाला पॉइंट है आपका, इसको यहाँ पे लिख देते हैं सी 0,20। इसका वैल्यू नहीं ना पता है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे 3 और 4 को। ठीक है, तो
इक्वेशन 3 में इक्वेशन ये वाला है 3 था ना, हाँ ये वाला 3 था और ये वाला 4 था। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखना, मेरे पास है नहीं इसलिए लिख रहा है। तो 3 4 इक्वेशन 3 से घटा देंगे इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 4x प्लस वाई इक्वल टू होगा 20, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4x प्लस 6y इक्वल टू हो जाएगा 30, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 4x प्लस 6y इक्वल टू हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 60 हो जाएगा, ये और ये घट जाएगा, तो -6y प्लस वाई -5y इक्वल टू हो जाएगा -40, ये और ये कैंसिल, तो y इक्वल टू आ जाएगा 40/5, तो 8 पुटिंग y इक्वल टू 8 इन कहीं पर रख देते हैं, आपका 3 पर रख देते हैं, तो 4x प्लस 8 इक्वल टू हो जाएगा 20, तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 8 यानी कि 4x इक्वल टू हो जाएगा 12, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3, यानी कि b का कोऑर्डिनेट आया आपका 3,8, b का कोऑर्डिनेट क्या है 3,8। आपको एग्जाम में ग्राफ दिया जाएगा, आप ग्राफ में अच्छे से बना लीजिएगा पेंसिल से, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका कंप्लीट, तो कॉर्नर पॉइंट आ गया, तो यहाँ तक लिख लेना है। द कॉर्नर पॉइंट, द फिजिबल रीजन is unbounded, ठीक है। द कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन आर ए का कोऑर्डिनेट क्या है 15,0, बी का कोऑर्डिनेट है 3,8 और सी का वैल्यू है 0,20। द वैल्यू ऑफ जेड एट, अब सब पॉइंट पे जेड का वैल्यू चेक करेंगे 15,0 पर। जेड इक्वल टू क्या था आपका 18x प्लस 10y, जेड इक्वल टू था 18x प्लस 10y, ठीक है। तो एट ए, एट बी, एट सी, एट डी पर वैल्यू चेक करेंगे, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 18 इंटू 15 प्लस 10 इंटू 0, तो ये वैल्यू आ जाएगा 270। बी का वैल्यू है 3,8, तो जेड इक्वल आएगा 18 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 8, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगा 54 प्लस 80, यानी कि हो जाएगा 4। सी पर वैल्यू चेक करेंगे 0,20, तो जेड इक्वल आ जाएगा 18 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 20, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 200। तो मिनिमम पूछा था ना, मिनिमम वैल्यू पूछा था, तो सबसे मिनिमम वैल्यू आ गया आपका 134, लेकिन ये रीजन जो है अनबाउंडेड है, देयरफॉर इसका जो मिनिमम वैल्यू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए अनबाउंडेड के केस में एगो स्टेप बढ़ जाता है, ठीक है। जो मिनिमम वैल्यू होता है, आप यहाँ से मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि क्या आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये अनबाउंडेड है। इसके लिए कुछ स्टेप और भी आगे कराए जाते हैं,
तो इसके आगे हमें कुछ करना होगा चेक करने के लिए। अभी यदि आप कर दीजिएगा कि जेड का वैल्यू 134 इसका मिनिमम वैल्यू है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, आपको वेरीफाई करना होगा। तो उसके लिए करना होगा ये लिख सकते हैं since the feasible region is unbounded, therefore 134 may or may not be minimum value of z। मतलब जो ये 134 होगा, ये z का मिनिमम वैल्यू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये डिसाइड करने के लिए हमको एक काम करना होगा, ठीक है। तो इस इशू को डिसाइड करने के लिए मिनिमम वैल्यू पूछा ना, तो जो इनक्वालिटी है आपका, जो जेड का वैल्यू है 18x प्लस 10y, 18x प्लस 10y एक न्यू इनक्वालिटी बनाएंगे और मिनिमम पूछा है इसलिए लेस देन देंगे। किससे मिनिमम होगा 134, तो 134 वाला करना है। तो यहाँ से एक फिर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा 5। वैल्यू टेबल ऑफ 5, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, एक्स का वैल्यू जब 0, एक्स का वैल्यू यदि हम 0 करते हैं तो वाई का वैल्यू आ जाएगा, वाई का वैल्यू आ जाएगा 13.4। वाई का वैल्यू अगर 0 करते हैं तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा तो देखिए अब इसका वैल्यू बनाएंगे तो x का वैल्यू जो 0, y का वैल्यू 13.4 यहाँ पे आसपास आएगा, और y का वैल्यू x का वैल्यू y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 7.4 यानी कि यहाँ पे आसपास आएगा। तो इसको इस तरह से लेते हैं, ठीक है, इस तरह से पार होगा ग्राफ में। हाँ, ये वाला पॉइंट से ही गुजरेगा। यदि आप ग्राफ बनाते हैं ना तो ये वाला पॉइंट से ही गुजरेगा, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पुटिंग ये किधर होता है, पुटिंग x इक्वल 0 एंड y इक्वल 0 इन 5, तो 0 प्लस 0 लेसर 134, तो 0 लेस देन 134, तो हुई चीज क्या है, विच इज ट्रू। सो शेडेड region of 5 is toward the origin। देखिए तो हुई चीज ट्रू, जो कि ये ट्रू है, यानी कि जो बाद में जो इनइक्वालिटी दी है उसका शेडेड रीजन इधर आएगा। अब आप ही बताइए, सॉरी ये भी थोड़ा डॉटेड लाइन होगा क्योंकि आपका डॉटेड लाइन होगा, है ना, डॉटेड लाइन दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का सिंबल नहीं ना है, इक्वल का सिंबल नहीं है तो पूरा लाइन नहीं होगा, ठीक है, पूरा लाइन नहीं होगा, यहाँ पे डॉटेड लाइन होगा, ठीक है। थोड़ा सुधार लीजिएगा, ये चीज़ इस तरह से जाएगा, डॉटेड लाइन होगा। तो आप देखिए
देखिए आप डायरेक्टली z इक्वल टू 134 को मिनिमम वैल्यू नहीं कर सकते हैं। कब नहीं कर सकते हैं? जब आपका अनबाउंडेड रीजन होगा। तो उसको जांच करने के लिए आपको फिर से एक नया इनइक्वालिटी बनाना पड़ेगा, जो मिनिमम वैल्यू जो z था उससे। तो ये इसमें हमको मिनिमाइज करना था ना, तो किससे मिनिमाइज करना था? 134 से। तो एक नया इनइक्वालिटी बनेगा इस तरह से। अब इसका जो सॉल्यूशन रीजन आ रहा है इधर आ रहा है, और जो फिजिबल रीजन था वो है उधर। तो आप बताइए, जेड वाला का इसका इधर है और जो फिजिबल रीजन है उधर है, तो क्या दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है? तो जब भी दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, यानी कि देखिए इसको ऐसे समझिए, सिंस इक्वेशन 5 हैज नो कॉमन पॉइंट, सिंस इक्वेशन 5 हैज नो कॉमन पॉइंट, तो इसके पास कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। देयरफॉर हम कह सकते हैं z इक्वल टू 134 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ z। ठीक है, ये क्या होगा? उसका मिनिमम वैल्यू होगा, किसका? z का। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए आप जब भी इनइक्वालिटी दिया हुआ रहेगा ना, तो जब भी हम फिर से बता दे रहे हैं कि जब भी आपका अनबाउंडेड होगा, तो अनबाउंडेड के केस में क्या करना है? सारा वही स्टेप सेम होगा। बाउंडेड के केस में जैसा जैसा करते थे, अनबाउंडेड के केस में भी वैसा ही करेंगे। लास्ट में जब z का वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड करने के बाद जब आप डिसाइड कीजिएगा कि हाँ भाई ये मैक्सिमम वैल्यू है या तो हाँ भाई ये मिनिमम वैल्यू है, तो उस समय उसके बाद वाले स्टेप यहाँ से थोड़े बढ़ जाएंगे। ठीक है, यदि मिनिमम वैल्यू होगा तो जो मिनिमम वैल्यू होगा उसको लेस देन करके एक नया इनइक्वालिटी बनाइएगा, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा तो उस केस में ग्रेटर देन करके एक नया इनइक्वालिटी बनाइएगा, और उसका शेडेड रीजन देखिएगा। क्या नया इनइक्वालिटी का शेडेड रीजन फिजिबल रीजन के साथ कोई कॉमन पॉइंट रखता है? मान लीजिए इसका जो एरिया है ये इधर आ गया ना, ये इसका एरिया इधर आ गया। ठीक है, ये चीज इधर आ गया, तो उस केस में क्या हो रहा है कि इसका और फिजिबल रीजन का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि 134 क्या होगा? उसका मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, और यदि कॉमन पॉइंट होता तो कहते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अनबाउंडेड के केस में थोड़ा आप अच्छा से कर लीजिएगा। यदि आप इतना कुछ एक्सप्लेन नहीं करते हैं तो आपका फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास यहीं तक होगा। इसके बाद हम सेट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है सेट 5।